हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट। और बिग अपडेट ये है कि 8th पे कमीशन में क्या क्या बदलाव हो सकता है या क्या क्या हो सकता है। क्या फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे ऊपर जा सकता है, उसी के आसपास रह सकता है। सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगा, टोटल चीज़ हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। 3 के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। पिछले वेतनमान आयोगों में कैसे हुआ था डीए मर्ज। डीए प्रत्येक बार मर्ज होता है दोस्तों। ये 10 साल में जो पे कमीशन लागू होता है, डीए मर्ज हो जाता है। ये हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। 8वें वेतन आयोग में क्या क्या हो सकता है, टोटल बदलाव के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी छूट जाएंगे, उन्हें वे लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे, उन्हें क्या घाटा होगा या फायदा होगा। टोटल एक एक करके हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे दोस्तों, और सटीक विश्लेषण होगा। तो चलिए, आइए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। एट्थ पे कमीशन में वेतन आयोग में सैलरी रिवीजन का नया फॉर्मूला तैयार, जानिए किससे कितना होगा फायदा। एट्थ पे कमीशन में केंद्र कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पहले की तरह डीए को बेसिक पे में जोड़कर नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। इससे वेतन में संतुलित और समान रूप से वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर 3.0 हो सकता है, इसी के आसपास हो सकता है दोस्तों। इससे पहले तो 2.57 था, तो 3 के आसपास तो होगा ही, यानी अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। 8th पे कमीशन में केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी, जो कि दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की मियाद पूरी होने के बाद, यानी दिसंबर में ये 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाता है यानी 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाता है। 2016 से ये लागू है, 10 साल होने वाला है। और 6ठा वेतनमान उससे पहले 2006 में लागू हुआ था। इस घोषणा के बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई कि नया वेतन आयोग किस तरह से कर्मचारियों की सैलरी तय करेगा। खासकर फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, डीए के मर्जर को लेकर सबकी नज़रें टिकी हुई है दोस्तों। जब डीए मर्ज हो जाता है, जो कि जब बढ़ते रहता है, तो वो लास्ट में मर्ज हो जाता है और सैलरी का फिटमेंट फैक्टर इस तरह बैठाया जाता है कि वो नीचे मत हो। कहने का मतलब वो ऊपर जाए, जो मिल रहा है उससे किसी का नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। उदाहरण से पहले क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक मल्टीप्लायर होता है जिसकी मदद से कर्मचारियों के बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी स्तरों पर एक समान बढ़ोतरी हो और इसमें महंगाई और भत्तों का प्रभाव भी शामिल किया जा सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर इस तरह लिया जाता है जिससे कि जो भी सैलरी कोई भी कर्मचारी को मिल रहा है उससे कम तो होना ही नहीं, उससे सबका ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसी को ख्याल रखते हुए अभी उदाहरण के साथ हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग पिछले वेतन आयोग में कैसे हुआ था डीए मर्ज, उसके बारे में जानते हैं। वेतन आयोग डीए मर्ज के समय प्रतिशत और लागू फिटमेंट फैक्टर। देखिए, 5वां वेतन आयोग के समय डीए जो था 74% या 74% था और लागू फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसको मर्ज कर दिया गया। अब 6ठा वेतन आयोग में 115% हो गया था, 100% से भी ज़्यादा। फिर उसको 1.86 प्लस ग्रेड पे, उदाहरण के लिए अगर 9300 से 34,800 में जाते हैं तो उसका 4600 ग्रेड पे, तो उसको जो बेसिक था उसको 1.86 से गुना करने के बाद फिर 4200 ग्रेड पे जोड़ दिया गया। यह 6ठा का है। अब 7वां में देखिए 125% में हुआ था मर्ज, उस समय 125% डीए हो गया था। अभी जैसे 8वां में हम लोग का अभी ये हाँ, अच्छा उसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 7वां वेतन आयोग 125% 2.57 ये हो गया। तो चलिए अब उदाहरण में हम लोग जानते हैं। 7वें वेतन आयोग के दौरान जनवरी 2016 में लागू होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन पर 125% डीए प्राप्त कर रहे थे। देखिए
अभी शुरू में देखें, आयोग ने इस आधार पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया, जिससे मूल वेतन 125% डीए और लगभग 14.22% वास्तविक वृद्धि शामिल थी। वो तो डीए उसको शामिल कर गया और उसमें और 14% लगभग और वृद्धि हो रहा था, तो ये फिट हुआ था। इसको गुना करने से, ई फैक्टर से गुना करने पर इतना हो जाता था, 125% डीए को मर्ज करके जो है इतना वृद्धि हो रहा था। सातवें वेतन आयोग के तहत उदाहरण से समझते हैं। देखिए उसको उदाहरण से कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 था, ठीक है। अब 10,000 उस समय था, तो उसका 125% डीए हो गया 12,500, तो कुल हो गया 22,500। अब इसमें जो है 14.22% वास्तविक वृद्धि, तो 22,000 का 14% तो हो गया 3,199 रुपया। तो नया वेतनमान देखिए इसको जोड़ दिया गया 25,700। इसको राउंड में ले लिया जाता है, यानी 22,000 और इधर 22,500 और 3,199 रुपया 50 पैसा। तो 50 पैसा को राउंड में कर देते हैं तो ये होगा 3,200 हो गया। तो 3,200 तो 2,200, 22,500 और 3,200, 25,700 हो गया। तो ये नया वेतनमान। तो उसी तरह फिटमेंट फैक्टर क्लियर हो गया। फिटमेंट फैक्टर 25,700 भागा 10,000 2.57 है। दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब आपको इसमें किंतु परंतु करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन होता है। तो ये जो नया 8वां में 3 की संभावना पूरी है। तो चलिए देखते हैं 8वें वेतन आयोग में क्या क्या हो सकता है बदलाव। देखिए क्या क्या बदलाव हो सकता है। वर्तमान में कर्मचारी को 50% अधिक डीए मिल रहा है। अभी जो है, जैसे अभी अप्रैल है, अप्रैल 2025, तो 50% से अधिक यानी 55% मिल रहा है अभी। तो 55% ये हो गया आपका पिछला, यानी ये जो है जनवरी से, और जनवरी से फिर जुलाई में, फिर दिसंबर में। क्योंकि दिसंबर के बाद आएगा 26, तो यानी और दो इंक्रीमेंट और बढ़ेगा जुलाई में, जुलाई में और जनवरी में। प्रत्येक साल जुलाई और जनवरी बढ़ता है, तो जनवरी 26 में भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के 70 के आसपास हो जाएगा। नहीं भी होगा तो थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है, चूँकि 3-4% बढ़ता ही है। तो 55 में 3 जोड़ दीजिए तो 58 हो जाएगा। फिर मान लो 4 या 5 जोड़ दीजिए 60-65 के लगभग तो हो जाएगा। हो सकता है 70 भी हो जाए, ये उदाहरण माना गया है। तो ये जो है 70 के करीब जो पहुंचेगा, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि 3-4% या 5% इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है प्रत्येक 6-6 महीना में। फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 70% उसको मान के ही चलते हैं, उसके आसपास, उससे कम भी होगा। ऐसे में यह पूरी संभावना है कि नया वेतन आयोग भी पहले की तरह डीए से मूल वेतन में मर्ज कर उस पर एक फिटमेंट फैक्टर लागू करेगा। सूत्रों की माने तो नया फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे अधिक हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन 3 ही मान के चल दिए, फिर भी फायदा होगा। क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी छूट जाएंगे? दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में आएंगे। अक्सर यह सवाल उठता है कि जो कर्मचारी नए आयोग के लागू होने से पहले रिटायर हो जाएंगे, क्या वो इसके लाभ से वंचित रहेंगे? आमतौर पर सरकार ऐसे मामलों में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देती है, यानी नया वेतनमान पिछले तारीख से लागू होता है। ऐसे में संभावना है कि उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगा। दोस्तों कोई भी कभी भी रिटायर हो जाए, उसको फायदा मिलेगा ही, चाहे वो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए, बाद में रिटायर हुए। चूँकि जो पेंशन मिलता है तो नया वेतनमान के अनुसार उसका फिर फिट होता है, फिर फिक्सेशन होता है उसका भी। वो जो उसका पेंशन का नया क्राइटेरिया है 50% जिंदा रहेगा, तो फिर फैमिली पेंशन का भी उसी तरह कैलकुलेशन होता है। कहने का मतलब वो कभी भी रिटायर हुए, पहले हुए बाद में हुए, वो जो है उस सब पर नियम लागू होता है। वो भी उस लाभ का भागी होगा, उसको भी लाभ मिलेगा, उसको भी एरियर मिलेगा, यानी सब चीज़ का फायदा मिलेगा जब तक वो रहेगा। और जब भी वेतन बढ़ेगा तो वो सबका भी बढ़ेगा। जब तक वो पेंशन मिलते रहेगा तो उसी अनुसार तो पेंशन का कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों इसलिए उसको फ़ायदा मिलेगा, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये था
बिग और सटीक विश्लेषण कहने का मतलब हम लोग शॉर्ट में सार में फिर जानते हैं कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 3 के आसपास जो है फिटमेंट फैक्टर या रहेगा आपका, जो है दिए और उसको मर्ज कर दीजिए, उसको इससे गुना कर दीजिए, उसी के आसपास आपका वेतन हो जाएगा। और ये जो है जब गठन हो गया है तो ये तो बन ही रहा होगा, इसमें इंतु किंतु परंतु का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि गठन इसीलिए 1 साल पहले हो गया है। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।